हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, राइट। चलिए, वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं आप सबका अतुल कुमार आज के सेशन में स्वागत करता हूँ। चलिए आइए, गुड मॉर्निंग विश्वजीत, गुड मॉर्निंग गुड्डू, राधे राधे, गुड मॉर्निंग अंजलि, गुड मॉर्निंग कोमल, गुड मॉर्निंग पंकज, निर्मला, गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग। चलिए, सभी को ढेर सारा गुड मॉर्निंग, ढेर सारा प्रेम, सब कुछ आप सबके लिए। और आ जाइए, शायद मैसेज से आप लोग एकदम भर दिए है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग पूजा। चलिए ज्वाइन कीजिए जल्दी से और हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर अपने सेशन को। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ना है भाई। आज हम लोगों को पढ़ना है लिबरलिज्म, उदारवाद। ओके, एक बार क्लियर कर दीजिएगा, वॉइस वीडियो पीपीटी सभी क्लियर है। चल, मैंने भी ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सेशन, गुड मॉर्निंग आरती, सभी को गुड मॉर्निंग अगेन। और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन। चलिए, मार्क्सवाद को पहले छोड़ेंगे हम लोग। गुड मॉर्निंग करिश्मा। उदारवाद, चलिए उदारवाद के बारे में बताइए आप सभी, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसे, फ्री क्लास में मैंने आपको कराया था। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसे देखा भी होगा, है ना, थोड़ा रिवाइज भी किया होगा, तो आपको पता होगी चीजें। 3 टाइप के होते हैं, एक क्लासिकल, मॉडर्न एवं पॉजिटिव। ओके, जिसे स्वतंत्रतावाद, लिबर्टेरियन कहते हैं। सर ज्वाइन आज से हुई मैं, फर्स्ट क्लास है मेरी। पूजा सिंह आपकी फर्स्ट क्लास है। अच्छा, क्या पूजा 2 है क्या क्लास में? अधिकतम लोगों का। चलिए कोई बात नहीं पूजा, एक काम करिएगा आप, जो मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है उस पर जाके एक बार इस कॉन्सेप्ट को वहाँ बेसिक तरीके से समझाया गया है, तो उसे समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ भी मैं समझाऊंगा, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले याद रखिएगा, लिबरलिज्म एक विचारधारा है, उदारवाद जो स्टेट को लिमिटेड रखती है, उसके बारे में व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करती है। और लिबरलिज्म एक आधुनिक कॉन्सेप्ट है, विचारधारा है, जिसमें पहले प्लेटो, अरस्तु के टाइम स्वतंत्रता समानता नहीं थी, और लिबरलिज्म में क्या है, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता समानता दी जाती है। इस यह विचारधारा एक अत्यंत गतिशील एवं लचीली है, मैंने आप सबको बताया था। गतिशील एवं लचीली क्यों है, ये अपने आप में परिवर्तन करती रहती है, ठीक है। जैसे कि ये 3 टाइप होते हैं लिबरलिज्म के, एक क्लासिकल, एक मॉडर्न आधुनिक, एंड एक पॉजिटिव, जिसे लिबर्टेरियन कहते हैं। ओके, तो ये विचारधारा सबसे पहले याद रखें, गतिशील एवं लचीली होती है। 18 सेंचुरी में इसका प्रभाव विद्यमान है तथा इसका निरंतर विकास हो रहा है। पहले शास्त्रीय लिबरलिज्म, उदारवाद में क्या होता था, स्टेट लिमिटेड रहता था, अर्थात स्टेट क्या करता था, व्यक्ति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता था, सिर्फ बाहरी एवं आंतरिक आक्रमणों से या युद्ध से व्यक्ति की सुरक्षा करता था और कुछ नहीं करता था। लेकिन इस क्लासिकल उदारवाद में देखा गया कि कुछ समस्याएं थी। क्या थी? जैसे कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया, व्यक्ति एक पूंजीपति की ओर बढ़ने लगा, तो पूंजीपति की ओर बढ़ने लगा, जो गरीब थे उनका शोषण होने लगा। अब लिबरलिज्म, उदारवाद, शास्त्रीय उदारवाद के पास एक समस्या आई कि जो गरीब व्यक्ति हो रहे हैं उनका शोषण होने लगा, तो उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आधुनिक उदारवाद आया। आधुनिक उदारवाद में क्या हुआ, वेलफेयर किया गया उनको भी थोड़ा, अब राज्य थोड़ा बहुत इंटरफेयर करने लगा कि उन व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी काम करने लगा। अब क्या हुआ कि कल्याणकारी काम करने लगा, तो व्यक्ति ने क्या सोचा कि अब हमें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि
जब राज्य हमारे लिए कल्याणकारी काम कर रहा है, तो जो व्यक्ति थे वो आलसी हो गए, और जो ज्यादा कमाते थे उन्हें ये लगा कि हमारा पैसा इनमें जा रहा है, इनकी सुविधाएं बनाने में जा रहा है, तो हम पैसा ज्यादा क्यों कमाएं। और जिनको सुविधाएं मिलने लगी थी वो सोचने लगे थे कि अब हमें पैसा कमाना है नहीं, जब राज्य हमारे लिए कर रहा है। तो फिर क्या हुआ, इन सारी चीजों को देखते हुए फिर से उदारवाद ने अपनी एक कदम फिर आगे बढ़ाया। तब वो बड़ा सकारात्मक उदारवाद, पॉजिटिव लिबरलिज्म भी कहा जाता है, लिबर्टेरियनिज्म भी कहा जाता है, लिबर्टेरियन भी कहते हैं, जिसमें रॉल्स आते हैं, रॉबर्ट नॉजिक आते हैं, उसे स्वच्छतंत्रतावाद भी कहते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या हुआ, इसमें अब राज्य ने देखा कि हम कल्याणकारी तो रहेंगे, लेकिन जगह जगह पर कल्याणकारी रहेंगे, कल्याणकारी रहेंगे भी और नहीं रहेंगे। मतलब पूर्ण रूप से हम कल्याणकारी नहीं होंगे, थोड़ा बहुत हस्तक्षेप करेंगे, लोगों को उतनी ही चीजें देंगे जितने में उनको ये ना लगे कि हमारा शोषण हो रहा है, या किसी को ये ना लगे कि अब हमें कुछ नहीं करना, राज्य हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। ओके, तो ये 3 चरण थे। अब इन 3 चरण के बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त में देखा और सुना। ठीक है, अभी देखा नहीं है, सुना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से चरण कैसे कैसे हैं। तो अब आपको ये चीज पता चल गई होगी कि ये विचारधारा एक गतिशील है, एक समस्या को देखकर फिर से आगे बढ़ती है और उसका हल ढूंढती है। ओके, मॉडरेट रहेंगे, जोया क्या कहना चाहती हैं, परिवर्तन होता रहेगा। चलिए, तो याद रखिएगा गतिशील एवं 18वीं सेंचुरी में इसका प्रभाव बढ़ा। अब देख लेते हैं ये आई क्यों विचारधारा, विचारधारा ये उदारवाद आई क्यों। सबसे पहला कारण देख लीजिएगा, मध्ययुगीन मॉडर्न युग में आया था, मिडिल एज में सामंतवादी राजतंत्र एवं पोपशाही व्यवस्था के विरोध आया था। मैंने आपको प्लेटो एवं अरस्तु पढ़ाया, उसमें क्या था, पूजा थोड़ा क्लास में आप ध्यान देंगे क्योंकि बाकी स्टूडेंटों का ये दूसरी या तीसरी बार ये लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो पूजा आप ध्यान दें क्योंकि आपकी ये पहली क्लास है। तो एक चीज बताइएगा पूजा, जैसे प्राचीन काल में भारत में क्या था, सामंतवाद थे, पूंजीपति थे, राजा थे, बकाया जनता को किसी प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था। राइट, अब जब स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था तो लोग व्यक्ति कुछ तो सोचेंगे कि भाई इन लोगों को इतना अच्छा मिला और हमें नहीं, ऐसा हमने क्या किया जिससे हमारा शोषण हो रहा है। जब लोग सोचेंगे, लोगों के अंदर पुनर्जागरण अर्थात तार्किक शक्ति आएगी, ज्ञान आएगा, है ना, तब वो कहेंगे ऐसा तो होता नहीं है, हम भी कर सकते हैं कुछ, हम भी अपनी जमीन बना सकते हैं। तब वो सारे लोग जिनका शोषण हो रहा था वो लोग इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने इनके प्रति क्रांति कर दी। ठीक है, या इनसे स्वतंत्रता की मांग कर ली कि भाई अब हम भी स्वतंत्र रहेंगे, हमको भी समानता चाहिए, हम भी अच्छा खा सकते हैं, हम लोग अच्छी तरह से रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते। ठीक है, बड़े व्यवस्था विचारधारा में इसमें क्या हुआ, बड़े व्यवस्था जाति व्यवस्था खत्म कर दी। गुड मॉर्निंग साहब से, तो जाति व्यवस्था इसमें खत्म हो गई। यह उदारवाद मध्य युग की विचारधारा के रूप में उपजा। हमने मैकियावेली को पढ़ा था, मैकियावेली में क्या था, पुनर्जागरण योग हुआ था, धर्म आंदोलन हुए थे, औद्योगिक क्रांति हो रही थी, मतलब लोगों के अंदर ज्ञान आ रहा था। और एक चीज याद रखिएगा, जो भी स्टूडेंट इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं वो जब तक मैकियावेली को नहीं देखेंगे तब तक नहीं आएगा समझ में। ठीक है, मैंने अधिकतर सिंपल क्वेश्चन सिंपल एग्जाम्पल लेने की कोशिश की है। तो इसमें क्या था, भारत में प्राचीन अवस्था में जब लोग यहाँ दास के रूप में रहते थे, जब लोगों के अंदर ज्ञान आया थोड़ा बहुत कि समझदार हुए कि अब हमें स्वतंत्रता चाहिए है, कि हम लोग स्वतंत्र रहेंगे और समानता चाहिए, जाति व्यवस्था किसी प्रकार का नहीं, ये सिर्फ मानव के द्वारा बनाया गया है। आंदोलन हुए थे, अंबेडकर जी ने किए, कई महर्षि एवं महापुरुषों ने किए आंदोलन। ठीक है, तो उन आंदोलनों का प्रभाव पड़ा लोगों पर और लोगों ने देखा कि समाज में हमारा शोषण हो रहा है, तब लोगों ने स्वतंत्र समानता की बात की। और कारण क्या है, पुनर्जागरण आंदोलन हुए, इनसे लोगों के अंदर क्या आया, समझ, बुद्धि, तर्क आया। पुनर्जागरण आंदोलन ये होते हैं, लोग बुद्धिमान हो जाते हैं, फिर लोग अपने हक की बात करने लगते हैं, है ना। जैसे जब तक कि महिलाओं को पता नहीं था, कि महिलाओं को सिर्फ ये पता था कि अपने पुरुषों के अधीन रहें, बस जब महिलाओं को पता चला कि हम भी स्वतंत्र रह सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, तो महिलाओं के अंदर तर्क आया, बुद्धि आया। यही होता है पुनर्जागरण। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन, धर्मगुरु अपने अंदर रहकर
लोगों को गुलाम बनाए रहते हैं, तो लोग समझते हैं कि भाई इससे कुछ नहीं है, धर्म गुरुओं का फायदा है। धर्म सुधार आंदोलन हुए, राज्य को अलग और धर्म को अलग किया गया, है ना। वाणिज्यिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, संचार साधनों का विकास हुआ कि अन्य राज्य में क्या हो रहा है और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, उनके यहाँ स्वतंत्रता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं। तो स्वतंत्रता ऐसे मतलब एक वैश्वीकरण हुआ, आदान प्रदान हुआ चीजों का, संचार साधन विकास हुए, ये सारी चीजें। यूरोपीय समाज में मध्य वर्ग का उदय हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग वो है जो ना ज्यादा दबा कुचला हो ना ज्यादा अमीर हो, मिडिल क्लास। ओके, तो ये चीजें याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके कारण उदय हुआ, पुनर्जागरण, धर्म आंदोलन, बढ़त क्रांति अर्थात वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, संचार साधनों का विकास, इन सब के कारण विचारधारा का उदय हुआ। और किसके विरोध में आई, बड़े व्यवस्था अर्थात जातिवादी व्यवस्था, राजतंत्र, पोपशाही, सामंतवाद, इनके विरोध में आई। ओके, क्लियर यहाँ तक। पूजा आरती आप लोगों को क्लियर, एक बार थम्स अप दीजिए और आगे बढ़ते हैं। ओके, अब परिभाषा देख लेते हैं हम लोग, डेफिनेशन देख लेते हैं कुछ थिंकरों के अनुसार। हैकर, रिचर्ड बेनहम, इनके अनुसार कुछ डेफिनेशन बताइए कि उदारवाद राजनीति के शब्दकोश में एक प्रचलित शब्दावली है, परंतु एक साहसी व्यक्ति की इसकी स्पष्ट एवं सुनिश्चित परिभाषा करने का प्रयास करेगा। उदारवाद, ओके वेरी गुड अंजलि। उदारवाद क्या बात करता है, और हैकर ने कहा है कि ये शब्दकोश में प्रचलित प्रणाली है, या मान लीजिए प्रचलित शब्द है उदारवाद, लिबरलिज्म, और इसकी मांग वही व्यक्ति कर सकता है जो साहसी है कहने के लिए कि अपने हक के लिए लड़ सके। जैसे जॉन लॉक एंड हॉब्स में कहा था, मैंने पढ़ाया था आपको कि प्राकृतिक अवस्था लॉक के अनुसार अच्छी थी, हॉब्स के अनुसार पशुवत थी, है ना। तो उसमें व्यक्तियों ने समझौता किया और एक अपनी अच्छी अवस्था में आने की कोशिश की और आए भी, है ना। तो इन्होंने कहा जो व्यक्ति साहसी होगा, बलवान होगा, वही इसको मांगने की या इसको परिभाषित करने की इच्छा करेगा। क्योंकि उदारवाद क्या है, व्यक्तियों पर लिमिटेड, राज्य लिमिटेड रहेगा, है ना। मतलब इस विचारधारा का कहने का तात्पर्य ये है, फादर ऑफ लिबरलिज्म याद रखिएगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। फादर ऑफ लिबरलिज्म कौन है, जॉन लॉक। ओके, मैं पढ़ा चुका हूं सेकेंड यूनिट में। तो राज्य इसमें क्या था, लिमिटेड था। राज्य सिर्फ क्या करेगा, राज्य व्यक्ति का आंतरिक एवं बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करेगा, है ना। और जैसे हम लोगों ने जॉन लॉक में पढ़ा था कि प्राकृतिक अवस्था थी, उसमें किसी प्रकार के कानून नहीं थे, और कानूनों को ना अप्लाई, प्राकृतिक कानून थे लेकिन कानूनों को अप्लाई करने वाली कोई भी अथॉरिटी नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने आपस में समझौता करके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके क्या बनाया है, एक अथॉरिटी बनाई है जो कानूनों को अप्लाई कर सके। ठीक है, तो कानूनों को अप्लाई किया, तब उन कानूनों को अप्लाई करने के बाद एक समाज अच्छी तरह से चलेगा, है ना। यही उदारवादी विचारधारा है कि व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा, व्यक्ति के ऊपर हम किसी प्रकार की लिमिट नहीं लगाएंगे। हम राज्य को सारे अधिकार देंगे, सिर्फ राज्य को एक अधिकार दिया जाएगा, वो क्या होगा कि वो हमारी बाहरी एवं आंतरिक सुरक्षा करेगा। राज्य ये नहीं कहेगा कि व्यक्ति कमाएगा, व्यक्ति इस ढंग से कमाएगा, इस नीति को मानेगा, ये कुछ नहीं कहेगा राज्य। सिर्फ राज्य हम लोगों ने किस लिए बनाया है, स्वतंत्रता के लिए, ओके, फ्रीडम, लिबर्टी के लिए, बस कि बाहरी से कोई हमारा वो ना करे, आक्रमण, सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए बनाया है ना, याद रखिए। उदारवाद व्यक्ति एवं राज्य के संबंध में एक दृष्टिकोण है। लॉस्की के अनुसार उदारवाद सिद्धांतों का समुच्चय नहीं अपितु मन की आदत है। मन की आदत क्या है, स्वयं स्वतंत्र होना। ओके, यस, निरंकुश, कि उसी के पास सारी सत्ता होगी, साक्षी, और उसी का वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उदारवाद एक चीज क्लियर रखिए, उदारवाद लॉस्की कहते हैं, हेराल्ड लॉस्की कहते हैं कि भाई जो उदारवाद है वो कोई विचारों का या सिद्धांतों का समुच्चय नहीं है, वो व्यक्ति की मन की आदत है। व्यक्ति की मन की आदत क्या होती है, स्वतंत्र रहना, हम कहीं भी टहलें घूमें, कितने बजे भी टहलें, हमें कोई मतलब नहीं, है ना।
सिर्फ हमारी चीजों या हमारे ऊपर आक्रमण ना हो, इसलिए हम राज्य को बनाते हैं, ये उदारवाद कहता है। रिचर्ड बेंथम के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास ही उदारवाद है। व्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात यहाँ इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की जा रही है, जिसमें व्यक्ति को सारी स्वतंत्रताएं मिलेंगी। ओके, व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की लिमिट नहीं लगाई जाएगी, है ना, याद रखिए। तो ये परिभाषाएं आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इनको भी याद रखिएगा बहुत अच्छे से। अब उदारवाद की विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। सर नोट्स पीडीएफ, यस नोट्स पीडीएफ मिल गए होंगे आप लोगों को, जिस बैच में आप लोग इनरोल होंगे उस बैच में मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब उदारवाद की विशेषताएं क्या है, इनको हम लोग समझ लेते हैं। कोई भी विचारधारा होती है तो विचार तो होते ही हैं, लेकिन उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। अब उदारवाद क्या मांग करता है उसको देख लेते हैं। वरवारा गुडविन या गुडविन के अनुसार राज्य की प्रकृति का उल्लेख किया है कि राज्य की प्रकृति कैसी होगी और विशेषताएं कैसी होंगी राज्य की, लोगों को क्या अधिकार दिए जाएंगे, उनके बारे में ये लोग विचार करते। नंबर 1, व्यक्ति स्वतंत्र एवं तार्किक स्वायत्त है, मतलब इंडिविजुअल है, लिबर्टी है, उसके अंदर स्वतंत्रता है, फ्री है, रैशनल है, किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की लिमिट नहीं लगाई जाती। ओके, उदारवाद में याद रखिए। अभी हम लोग विचारधारा उदारवाद को पढ़ रहे हैं, आगे जाके टाइप पढ़ेंगे। अगला, सरकार व्यक्तियों की सहमति एवं समझौते पर आधारित है। जो सरकार बनाई जाती है वो व्यक्तियों के द्वारा समझौता किया गया है, तो इसीलिए जब व्यक्तियों के द्वारा सरकार बनाई गई है तो सरकार को हम लिमिट रखेंगे। जब हमारे द्वारा हमने किसी संस्था को बनाई है तो हम अपने अनुसार बनाएंगे ना, उसमें लिमिट लगाएंगे कि आपको ये काम करना है और कुछ आप काम नहीं कर सकते। संवैधानिक एवं विधि का शासन, जो कानून बनाए हैं उनका ही शासन होगा, कभी भी कोई राजा अपने अनुसार या अपनी विधि या अपने द्वारा बनाई गई विधि का क्या नहीं करेगा, उपयोग नहीं करेगा। लोगों द्वारा सामाजिक समझौते में जो भी विधि कानून एवं संविधान बनाया गया है उसका ही प्रयोग करेंगे। ओके, चयन की स्वतंत्रता, व्यक्ति फ्रीडम ऑफ चॉइस, व्यक्ति कुछ भी चुन सकते हैं, वो कैसे भी रह सकते हैं, कैसे भी व्यापार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कि उदारवाद ये भी कह देता है व्यक्ति को हम पूंजी इकट्ठा करने में किसी प्रकार की लिमिट नहीं लगाएंगे, है ना। उदाहरण कि वो उसको अफीम बेचना है अफीम बेचे, कुछ भी करे, व्यक्ति स्वतंत्र खुश है। अगर उसके अंदर या बाहर, मतलब राज्य के अंदर या राज्य के बाहर उसके ऊपर आक्रमण कोई करता है, मुझसे सुरक्षा करेंगे, अर्थात नाइट वॉचमैन। ओके, रात्रि प्रहरी के बारे में बात की है। अगला पॉइंट, अफसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सोशल जस्टिस एंड टॉलरेंस, सामाजिक न्याय एवं सहिष्णुता, इसके बारे में कहा गया है उदारवाद के बारे में। ये सारी उसकी विशेषताएं हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे यहाँ टाइप। अभी हम लोगों ने क्या समझा, उदारवाद की क्या विशेषताएं हैं। अब जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, अगर उसमें अकेला उदारवाद लिखा है कि स्टेट लिमिटेड होता है तो आपको उदारवाद लगाना है। अब उसमें अगर उदारवाद के टाइप, शास्त्रीय उदारवाद, आधुनिक या सकारात्मक, है ना। शास्त्रीय उदारवाद को नेगेटिव भी कहते हैं, नकारात्मक उदारवाद, याद रखिएगा। ओके, या परंपरागत भी कहा जाता है ना। और यहां आता है आपका सकारात्मक। ठीक है, तो अब ये है 3 टाइप। अगर यहां से क्वेश्चन बनता है तब आपको इनमें से क्लियर करना है कि स्टेट लिमिटेड रहेगा, शास्त्रीय उदारवाद बात करता है, स्टेट वेलफेयर रहेगा, आधुनिक उदारवाद करता है। सकारात्मक स्टेट क्या कहता है, सकारात्मक राज्य कुछ लिमिटेड कुछ वो रहेगा, कुछ उस पर लिमिट रहेगी कुछ नहीं रहेगी, मतलब थोड़ा बहुत वेलफेयर करेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग थोड़ा टाइप देख लेते हैं। ओके, यहाँ आपको कंफ्यूजन बहुत होगी, इतना मैं बता रहा हूँ, इसलिए इस विचारधारा को बहुत अच्छे से देखिएगा और पढ़िएगा, समझ लीजिएगा यहाँ, है ना। क्लासिकल लिबरलिज्म क्या है, यूरोप एवं इंग्लैंड में इसका उदार हुआ अर्थात विकास हुआ। उदारवाद का दार्शनिक आधार हॉब्स के विचारों में मिलता है। हॉब्स के विचार जब हम लोगों ने पढ़े थे, हॉब्स को हमने देखा नहीं था, फिलहाल पढ़ा था किताब में, है ना।
जिसने भी देखा होगा अच्छी बात है कि हॉब्स से मिल लिया, ठीक है। अब हॉब्स को हम लोगों ने पढ़ा था, हॉब्स में क्या पढ़ा था, चलिए बताइए सभी लोग, चलिए आंसर कीजिए। हॉब्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आंसर कीजिए भाई, अभी किसी का आया नहीं आंसर। प्राकृतिक अवस्था में पशुवत है, यस यस, नेचुरल लिबर्टी, यस वेरी गुड। अब इसमें उन्होंने ये चीज याद रखिएगा, उन्होंने बताया था हॉब्स ने कि भाई प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एक जानवर की तरह रहता है, जिसमें क्या होता है, बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा जाता है ना, मतलब उस पर अधिकार जमा लेता है। ऐसा ही व्यक्तियों की अवस्था है कि व्यक्ति ऐसे ही पशुओं की तरह रहते थे, जो भी बलवान थे वो छोटे व्यक्तियों का शोषण करते थे, जैसे सामंतवाद है, मजदूरी है, जो प्लेटो अरस्तु के टाइम था, ठीक है। तो उन्होंने कहा इस खराब अवस्था से निकलने के लिए उन्होंने कहा, एक बात कही कि आप सब लोग वादा की, मैं एक संप्रभु या राज्य को मैं अपने सारे अधिकार सौंपता हूँ, शर्त यह है कि आप सब भी उस संप्रभु या राजा को अपने अधिकार सौंपेंगे। हॉब्स ने कहा था ये चीज, तो इसे नोट कर लीजिएगा, है ना। तो ये चीज हॉब्स ने कही, और एक अथॉरिटी, एक सत्ता बनाई जिसको सभी लोगों ने अपने अधिकार सौंप दिए। यहाँ सभी अधिकार सौंपे जाते हैं, व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रहा, ठीक है। हॉब्स के बाद लॉक आते हैं, लॉक को भी हम लोग देखें। व्यक्ति को यहाँ ना किसी प्रकार की स्वतंत्रता है ना कुछ है। अब क्या होगा, जो राज्य आपको आदेश देगा वही काम करने में आपकी स्वतंत्रता है, हॉब्स कहते हैं, ओके। स्टेट लिमिटेड रहेगा, है ना, व्यक्ति की बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा करेगा। और इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक स्टेज में होता है, याद रखिए, और वो कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद व्यक्ति पुनः प्राकृतिक अवस्था में चला जाएगा। जो प्राकृतिक अवस्था कैसी होगी, पशुवत होगी। और वहीं लॉक का क्या है, यस, आत्म संरक्षण का अधिकार है, जिसमें व्यक्ति क्रांति कर सकता है या उसे निरंकुश राजा या सत्ता को हटा सकता है। वेरी गुड करिश्मा। लॉक का विचार क्या था, कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट दो आधारों पर होगा, पहला व्यक्ति के बीच में, परिवार के बीच में, फिर नागरिक समाज के बीच में, फिर राज्य आ जाएगा, है ना। परिवार परिवार मिलकर नागरिक समाज, नागरिक समाज नागरिक समाज मिलकर सिविल सोसाइटी मिलकर स्टेट बनाएंगे। और जब सरकार, स्टेट टूट जाएगा, गवर्नमेंट टूट जाएगी, तो व्यक्ति नागरिक समाज में आ जाएगा, अर्थात वो प्राकृतिक अवस्था में नहीं पहुंचेगा। ये दो स्टेज में बताया था उन्होंने। उन्होंने कहा था व्यक्ति के पास प्राकृतिक अवस्था में, जब हॉब्स के बाद लॉक आए तो लॉक ने कहा व्यक्ति बहुत अच्छा है, व्यक्ति अगर प्राकृतिक अवस्था में सरवाइव कर सका है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति विवेकशील है, व्यक्ति समझदार है और अच्छा भी है। लेकिन प्राकृतिक अवस्था में कानून तो थे, लेकिन उस वहां अप्लाई करने वाली कोई संस्था, अथॉरिटी नहीं थी, जिस वजह से व्यक्ति वहां अपने सारे जो कानून थे उनका सही से पालन नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने समझौता करके एक संस्था बनाई जिसे राज्य कहते हैं, और उसने कानून अप्लाई किए, और जिसमें कहा उन्होंने कि स्टेट के पास जो कानून होंगे वो लिमिटेड होंगे, ओके, लिमिटेड होंगे, सिर्फ व्यक्ति विवेकशील है इसलिए व्यक्ति अपना सब कुछ कर सकता है ना। राज्य सिर्फ बाहरी एवं आंतरिक सुरक्षा करेगा। तो ये हमने आपको रिकॉल करवा दिया। अब यहाँ चीजें आपको समझ में आ जाएगी। हॉब्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति तार्किक है, वह अपने हितों की पूर्ति का प्रयत्नशील होता है, परंतु हॉब्स को उदारवादी नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, एक चीज समझ लीजिएगा, क्योंकि हॉब्स ने व्यक्तियों पर कहीं ना कहीं क्या लगा दिया था, व्यक्तियों पर लिमिट थी कि वो राज्य के अंडर ही काम रहकर करेंगे। सिर्फ राज्य को क्या, व्यक्तियों को क्या अधिकार था कि राज्य जब आपके ऊपर निरंकुश शासन करने लगेगा तब आप आत्म संरक्षण के रूप में क्रांति करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। लेकिन जब लॉक ने आए, लॉक ने ये सारी चीजें देखी कि व्यक्ति का कभी स्वतंत्रता मिली ही नहीं उसे, लॉक के अनुसार भी स्वतंत्रता नहीं दी, तब लॉक आए, लॉक ने सारे क्या दिए,
सारे बढ़िया अच्छे से नियमों को एक्सप्लेन किया कि ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र जन्मा है तो उसको सारी स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। उसे कैसे कमाना है, क्या कमाना है वो जाने, हमें मतलब ही नहीं। स्टेट को हमने बनाया है, सिर्फ हमने उसे अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है। बकाया व्यक्ति तो स्वतंत्र ही है। अगर हम उसको अपने ऊपर लिमिट लगा देंगे तो फिर से हम गुलाम हो गए। पहले हम छोटे व्यक्तियों के थे, अब हम स्टेट के हो गए। तो हमें गुलामी नहीं करनी, वो कहते हैं, है ना। इसलिए लॉक ने व्यक्ति को व्यक्तिगत इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की है। और इसीलिए व्यक्ति जॉन लॉक को उदारवाद का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने व्यक्ति को समझा और व्यक्ति पूर्ण रूप से उन्होंने स्वतंत्र किया। क्लियर है यहाँ तक कि लॉक को हम क्यों कहते हैं उदारवाद का पिता? क्योंकि उन्होंने व्यक्ति को इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की। व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र हुआ है तो उसे स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, है ना। तो उन्होंने सत्तावाद का खंडन किया है, क्योंकि लॉक सत्तावाद का समर्थन करते हैं, है ना। संवैधानिक शासन का समर्थन किया है, जो नियम कानून होंगे उनके अनुसार शासन किए जाएंगे। और नियम कानून कौन बनाएगी? जनता जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट करती है तभी नियम कानून बनाती है, और उन नियम कानूनों के अनुसार राज्य हमारे ऊपर शासन करेगा। ओके, इसलिए राज्य को लिमिट पहले ही हम लोगों ने कर दिया। हम लोगों ने अधिकार तो दिए, अपने अनुसार दिए अधिकार, और व्यक्ति अपने अनुसार अधिकार देगा कि भाई हम स्वतंत्र रहेंगे, हम पूंजी। सिर्फ व्यक्ति वो अधिकार देगा कि जिससे हम किसी की स्वतंत्रता का हनन ना कर सके और ना कोई हमारी स्वतंत्रता का हनन कर सके। ओके, क्लियर है यहां तक? भैया यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं है? पूजा, ओके, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामाजिक रूप में उदारवाद क्या है? धर्मनिरपेक्षता है, प्रथाओं, परंपराओं एवं पुरानी संस्थाओं को नकारता है तथा तर्क एवं विवेक के अनुसार धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं की जांच करता है। अब जो उदारवाद है वो तर्क है, तार्किक है एवं विवेकशील है। ओके, आर्थिक रूप से कैसा है? उदारवाद मानव को उत्पादन एवं विनिर्माण वितरण करने में, कोई व्यवसाय या व्यापार करने में किसी प्रकार का लिमिट नहीं लगाता है। आर्थिक रूप में भी व्यक्ति स्वतंत्र है ना। अर्थात राज्य आर्थिक क्षेत्र में न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा। लिमिटेड कब करेगा? जैसे कोई व्यक्ति किसी से लड़ रहा है आर्थिक क्षेत्र में, तब करेगा सुरक्षा। ओके, राजनीतिक क्षेत्र में क्या है? उदारवादी शक्तियों के पृथककरण, उदारवाद की एक निश्चित परंपरा देना अत्यंत कठिन है। उदारवाद में क्या है? शांति, संतुलन, निष्पक्ष चुनाव, उदारवादी शासन, उत्तरदायी शासन, सार्वभौमिक मताधिकार, प्रेस, न्यायपालिका, ये सब अपने आप में स्वतंत्र है। ओके, तो सामाजिक रूप में क्या है, आर्थिक रूप में क्या है और राजनीतिक रूप में क्या है, ये चीजें आपको पढ़नी है। अब यहाँ से कुछ भी अगर आपका डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ डाउट सेशन जो बना है ऐप पर उसमें भी पूछ सकते हैं। ओके, याद रखिएगा। क्लियर? नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। राज्य की इसमें प्रकृति क्या है इसे समझ लीजिएगा। लॉक के अनुसार या लॉक के संसदीय राज्य का समर्थन करते हुए कहा है कि संसद के द्वारा ही करारों का निर्धारण होगा। जो टैक्स लगाया जाएगा वो राज्य के द्वारा ही या संसद के द्वारा व्यक्ति ही बताएंगे। आर्थिक जो या आर्थिक ये होता है मतलब इकोनॉमिक कंडीशन, कि आपको कैसे पैसा कमाना है, तो उसके लिए राज्य आपके ऊपर किसी प्रकार की लिमिट नहीं लगाएगा। सिर्फ राज्य उसमें लिमिट लगाएगा कि आपके आर्थिक स्वतंत्रता का कोई हनन ना करे। ठीक है, मतलब सुरक्षा करेगा बाहरी एवं आंतरिक। ओके, लॉक ने संसदीय सरकार का समर्थन किया, अर्थात पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का समर्थन किया, जिसमें क्या होगा, करारोपण का निर्धारण। जिस पार्लियामेंट में लोग होंगे वो कर टैक्सेशन का व्यवस्था करेंगे, कितना टैक्स लेना चाहिए। ओके, लॉक ने हस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन किया, नॉन इंटरवेंशन स्टेट के बारे में बात करते हैं। ओके, राज्य की प्रकृति क्या है? प्रतिसत्तात्मकता का अभाव,
मतलब एक पुरुष प्रधान समाज नहीं है, महिला भी हो सकती है। ओके। समझौते की स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों को समझौता करने की स्वतंत्रता है। ओके। चलो लास्ट टू पॉइंट क्या है जोया? जल्दी से बताइए। पैट्रियार्की एंड कॉन्ट्रैक्ट, यही ये रिपीट तो कर दिए। चलिए, अब आप बोल ही नहीं रही हैं तो फिर इससे लास्ट स्लाइड क्या है? ये भाई आर्थिक क्रिया। ओके ठीक है। अब देखते हैं लॉक के अनुसार स्वतंत्रता को महत्व देते हुए राज्य एक आवश्यक बुराई है। अब एक चीज याद रखिएगा, अब यहां से क्वेश्चन कैसा बनेगा कि कौन सी विचारधारा राज्य को आवश्यक बुराई मानती है। अब वहां देते हैं मार्क्सवाद, उदारवाद, है ना, या अनुदारवाद, या मान लीजिए समाजवाद, तो आप क्लिक करेंगे क्या? उदारवाद। अब यही अगर क्वेश्चन में चेंज कर दें कि शास्त्रीय उदारवाद, आधुनिक उदारवाद, या सकारात्मक उदारवाद, या मार्क्सवाद, तब आप क्या क्लिक करेंगे? शास्त्रीय उदारवाद। ओके। तो राज्य को आवश्यक बुराई, नेसेसरी इविल कौन मानते हैं? शास्त्रीय उदारवादी। कि राज्य आवश्यक है लेकिन राज्य की बुराई भी है। क्यों बुराई है? राज्य इंटरवेंशन नहीं कर सकेगा, और राज्य आवश्यक इसलिए है क्योंकि हमारी सुरक्षा कौन करेगा? अथॉरिटी नहीं है कोई सुरक्षा करने के लिए, है ना। इसीलिए इन्होंने नाइट वॉचमैन का समर्थन किया है, इसे नकारात्मक पुलिस या प्रहरी राज्य या रात्रि प्रहरी बोलते हैं, है ना। तो नकारात्मक पुलिस का सपोर्ट किया है, समर्थन। उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना प्रतिपादित के द्वारा संवैधानिक शासन का उपयोग भी किया है। राज्य के संबंधों में व्यक्तियों को ज्यादा महत्व दिया है। इनके अनुसार व्यक्ति ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो शास्त्रीय उदारवाद एक बात और कहते हैं, एक चीज याद रखिएगा, व्यक्ति साध है, राज साधन है। ओके, ये चीज याद रखिएगा, ये शास्त्रीय उदारवाद कहते हैं। ओके। समाज व राज्य एक क्रमिक संस्था है जो मनुष्यों द्वारा बनाई गई है, शास्त्रीय उदारवाद कहते हैं, जिसका निर्माण व्यक्तियों ने अपने हित के लिए किया है। बेंथम ने यहां तक कहा था कि समाज व्यक्तियों का योग मात्र है ना, अतः व्यक्तियों से पृथक समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। बेंथम ने कहा था ये, है ना। इसलिए शास्त्रीय उदारवादियों का समाज अणुवादी प्रतीत होता है। बेंथम ने उदारवाद में क्या है, प्राकृतिक अधिकार होंगे लोगों के पास। प्राकृतिक अधिकार क्या है? स्वतंत्रता, समानता, आर्थिक, ये सब, सामाजिक, राजनीतिक, ये सब प्राकृतिक अधिकार आपको मिलेंगे। लेकिन बेंथम ने क्या कहा था कि प्राकृतिक अधिकार कुछ नहीं, बकवासों से बढ़कर सबसे बड़े बकवास है। जब व्यक्ति राज्य में ही नहीं होगा तो व्यक्ति को अधिकार किस बात के दिए जाएंगे? बेंथम कहते हैं। बेंथम कहते हैं अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, उपयोगितावादी थिंकर है ना। तो इनको भी याद रखेंगे। लेजे फेयर क्या होता है, इसे थोड़ा शॉर्ट में हम लोग समझेंगे। शॉर्ट में क्या, हम लोग अपनी भाषा में समझ लेंगे। लेजे फेयर ये एक टर्म है जिसे हम लोग यूज करते हैं। लेसे फेयर का अर्थ होता है राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, अर्थात व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा, आर्थिक गतिविधियों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना होगा। ओके। आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण बाजार के आधार पर होगा, बाजार के आधार पर व्यक्ति करेंगे, ना कि राज्य इंटरवेंशन करेगा ही नहीं इकोनॉमिक फील्ड में, है ना। राज्य एवं आर्थिक गतिविधियों के मध्य अलगाव, राज्य अपना काम करे और आर्थिक गतिविधियां हैं वो बाजार अपना अलग काम करे, राज्य को, सरकार को कोई मतलब नहीं है उससे। ये कहते हैं शास्त्रीय उदारवाद। इसीलिए एडम स्मिथ एक अदृश्य हाथ की संज्ञा देते हैं, और इसमें वो कहते हैं, एडम स्मिथ इनविजिबल हैंड के बारे में बात करते हैं। इनके अनुसार क्या है, सभी व्यक्तियों को खुला छोड़ देने से समूचे समाज का भला
हो जाएगा, समूचे समाज का भला क्या हो जाएगा। इन्होंने इस पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में कहा है कि जो व्यक्ति है, हम सभी को स्वतंत्र छोड़ देंगे, वो विवेकशील है तो वो विवेकशील या तार्किक होगा व्यक्ति, तो वो अपना सबसे अच्छे में सोचेगा, राइट, कि हमारा सबसे अच्छा कैसे हो सकता है। और जब हमारा होगा तो सारे व्यक्ति यही कहेंगे कि हमारा सबसे अच्छा होना चाहिए। तो सभी व्यक्ति एक अपना अच्छे से अच्छा सोचेंगे, वो किसी व्यक्ति को दुख पहुंचाएंगे ही नहीं, इंटरवेंशन करेंगे ही नहीं, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसीलिए व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, वो अपना विकास स्वयं करेंगे। ओके, एडम स्मिथ की बुक याद रखिएगा, द वेल्थ ऑफ नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये पूछी जाती है। ओके, ऐसे ही रॉबर्ट माल्थस आते हैं, तो उन्होंने एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल पॉपुलेशन में बात की है। इस रचना में भी इन्होंने यही बात की है, हस्तक्षेप के बारे में। ओके, लेज़े फेयर, क्लियर। ये लेज़े फेयर क्या है, ये आपको क्लियर हुआ। ओके, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। शास्त्रीय उदारवाद एवं लोकतंत्र में क्या है। उदारवादी विचारधारा व्यक्तिवादी है, एक चीज रखिए, इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअलिज्म। तो एक व्यक्ति व्यक्ति स्वयं के बारे में सोचता है, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को केंद्रीय महत्व दिया जाता है। शास्त्रीय उदारवाद विचार को सॉरी लोकतंत्र का प्रयोग स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए, उसकी वृद्धि करने के लिए किया है। सर मेरा कवर नहीं हो पाएगा पूजा, ऐसा नहीं है, कवर हो जाएगा, ठीक है। कैसे, आप रेगुलर लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, वो करिएगा, और आपको 1 घंटा मिल ही रहा है, तो उसमें जो पिछली क्लासेस हैं उनको देखिएगा। ओके, तभी कवर कर पाएंगे। आप चाहें तो आसमान में छेद भी कर सकते हैं, ऐसा है नहीं, है ना। तो अपने आप को बी मोटिवेटेड, अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखिएगा, है ना। आप नहीं कर सकते फिर कौन करेगा, है ना, याद रखिए। ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं होगा सर, सब हो जाएगा। शास्त्रीय उदारवाद लोकतंत्र का प्रयोग करके स्वतंत्रता एवं उसकी वृद्धि करते हैं, है ना, लोकतंत्र का भी प्रयोग करते हैं। और शास्त्रीय उदारवादियों ने लोकतंत्र को साधन तथा व्यक्ति को साध्य माना। एक चीज याद रखिए, अर्थात राज्य को साधन, व्यक्ति को साधन। लोकतंत्र ऐसी सुविधाएं प्राप्त करेगा जिससे कि व्यक्तियों का जो लक्ष्य है, साध्य, वो उसे प्राप्त कर सके, गोल है उसे, मीन्स है उसे प्राप्त कर सके। ओके, याद रखिए। अब शास्त्रीय उदारवाद एवं समानता क्या है, तो शास्त्रीय उदारवादियों ने नैतिक समानता पर बल देते हैं व्यक्तियों के। इनके अनुसार सभी व्यक्ति नैतिक रूप से समान है। ओके, व्यक्ति विवेकपूर्ण है, व्यक्ति किसी से कोई मतलब नहीं रखते, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में काम करते हैं। ओके, चलो, शास्त्रीय उदारवाद की आलोचना भी हुई है, तो आलोचना क्यों हुई है ये भी देख लेते हैं। बिलीव योरसेल्फ एज इच पॉसिबल, यस, वेरी गुड कोमल। एक सेल्फ मोटिवेशन भी अपने आप आपको स्वयं एक बढ़ाता है आगे, ठीक है। जब तक आप पहले से ही हार मान जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, है ना। तो मोटिवेट रहिएगा। अभी देखिए, अभी तो ये स्टेज बहुत कम है आप लोगों का, मैं सच्चाई बताऊं। अभी जब आप दुनिया से वाकिफ होंगे, है ना, कई स्टूडेंट होंगे, अभी कॉलेज लाइफ चल रही होगी, तो उन्हें दुनिया का कुछ पता ही नहीं। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं कि आपको डिमोटिवेट करेंगे, तब आपका वहाँ साथ कौन देगा, है ना। मैं हूँ, जब तक आप मुझसे पढ़ेंगे तब तक ठीक है, मैंने दिया साथ आपका, लेकिन जब कोई भी नहीं होगा, एक समय आएगा ऐसा, और वो सबके साथ आएगा, तब आपको स्वयं से मोटिवेट होना पड़ता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। मोटिवेट, देखिए एक चीज जान लीजिएगा, मैं थोड़ा 2 मिनट रुकेंगे हम लोग इस पर। एक टॉपिक थोड़ा ये है कि जब भी आप सोचें, आप स्वयं से मोटिवेट रहिएगा। मैं आपको मोटिवेट करूं या मोटिवेशन कोट पढ़ें आप लोग, उनसे कुछ नहीं होता। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि हमें करना क्या है और क्यों करना है, ये सबसे बड़ी बात है। ओके, बाकी सभी लोग डिमोटिवेट करते हैं, कुछ नहीं, कि भाई तुमसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, आपका जन्म अकेले हुआ है,
तो आपको अपनी लड़ाइयाँ स्वयं अकेले ही लड़ना है, किसी के भरोसे मत लड़िए, ठीक है। तैयारी आपको स्वयं करना है, स्वयं क्वालिफाइड करना है। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन चलना आपको, ठीक है, याद रखिए। तो जब आप लोग दुनिया से, पूरी दुनिया में जब लोगों से, भिन्न भिन्न लोगों से आप परिचित होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे लोग हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, मैंने पढ़ा कुछ और है और रियल लाइफ में कुछ और है, ये पता चलेगा। यहाँ हम लोग नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसी नैतिकता कहीं देखने को मिलती नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, तो यही चीजें हैं ना। चलिए चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। शास्त्रीय उदारवाद की आलोचना भी हुई है ना। तो आलोचना क्या हुई है ये देख लेते हैं हम लोग। मैक पर्सन ने कहा है कि लॉक के विचारों को स्वायत्त मूलक व्यक्ति अर्थात इंडिविजुअल बना दिया है। इंडिविजुअलिज्म, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, मतलब व्यक्ति स्वयं अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में सोच ही नहीं रहा। अब वो कहते हैं इसमें क्या है, व्यक्ति एवं समाज के संबंधों में त्रुटिपूर्ण वर्णन किया है, व्यक्ति को एक अणु के रूप में देखा है जो समाज से पृथक है। शास्त्रीय उदारवाद मूलतः पूंजीपतियों एवं मध्यम वर्ग का दर्शन है। अब पहले पहला पॉइंट समझेंगे। मैक पर्सन ने कहा है मैक पर्सन अच्छा थिंकर है। देखिए मैक पर्सन ने क्या कहा है कि भाई लॉक ने कह दिया कि व्यक्ति अपने बारे में सोचे, व्यक्ति कुछ ना करे, व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचे। अब एक चीज देखिएगा, हर व्यक्ति विवेकशील तो होता नहीं है। मान लीजिए उसे प्रकृति ने किसी व्यक्ति को क्या विकलांग बनाया और किसी को अच्छा बनाया, फिट बनाया, तो कहीं ना कहीं विकलांग व्यक्ति समाज में उन लोगों से बरहमेश पीछा रहेगा जो लोग फिट हैं, रहेगा ना। ये जो विकलांग व्यक्ति है, इसकी ये मान लीजिएगा पैर खराब है, ठीक है, और इसका पैर सही है, तो ये दौड़ में बरहमेश आगे रहेगा, ये पीछे रहेगा। तो समाज में जो भी विकास करेगा वो अच्छा व्यक्ति पहले कर लेगा, छोटा व्यक्ति देर में कर पाएगा। तो लॉक ने कभी भी उन व्यक्तियों के बारे में बात नहीं की है जिनको प्राकृतिक रूप से डिसेबल बने हैं या उनका जन्म हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति अपनी स्वतंत्रताएं प्राप्त करे, ठीक है। तो इसलिए मैक पर्सन ने उनकी आलोचना की। दूसरा पॉइंट है पूंजीपतियों एवं मध्यम वर्ग का दर्शन है। मध्यम वर्ग का दर्शन है। तो लॉक ने क्या कहा था कि व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, व्यक्ति कुछ भी कमाए, कुछ भी कैसा भी करे, उसे अपनी स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा। तो व्यक्ति जब पूंजी बनाएगा, जिसके पास पूंजी आ जाएगी तो वो पूंजी से पूंजी बनाता जाएगा, जो अमीर होगा वो अमीर होता जाएगा, और जो गरीब है, विवेकशील नहीं है मान लीजिए, तो वो गरीब हो जाएगा और उसका शोषण होगा, अंत में वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो कहीं ना ये पूंजीवादी व्यवस्था आ रही है। अगर मान लीजिए हम सारे व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दें, हम अगर आज के टाइम में पूंजीवादी और सबसे कहते हैं आप लोग स्वतंत्र हैं, तो पूंजीवादी व्यवस्था क्या करेगी, पूंजीपति क्या करेंगे, फैक्ट्री से अपने जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अपने मन चाहे दाम पर बेचेंगे, जिनको आवश्यकता होगी वो लेंगे लेंगे और आवश्यकता होने के लिए वो काम करेंगे, है ना। काम करेंगे, जितना पता चले वो कमा रहे हैं उससे ज्यादा वो खाने में ले रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक समाज में अंतर आएगा, विषमता आएगी, और उस विषमता को पाटने का काम शास्त्रीय उदारवाद नहीं करता है। इसीलिए शास्त्रीय उदारवाद की आलोचना होती है, इसीलिए उसे कहा जाता है ये पूंजीपतियों का दर्शन है। ओके। तीसरा पॉइंट, व्यक्ति को खुला छोड़ देने से समूचे समाज की भलाई हो जाएगी, यह मान्यता आंशिक एवं त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि समाज के सभी व्यक्तियों की स्थिति समान नहीं होती। कोई विकलांग होगा, कोई किसी को दिख नहीं रहा होगा, किसी को सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो समाज में देखिए पांचों उंगलियां सेम तो होती नहीं है ना। और हम पांचों उंगलियों में कहें कि आप स्वतंत्र हैं, हम ग्लव्स पहने सबका बराबर कर दें, है ना, तो सब में आ जाएगा, नहीं आएगा ना, किसी का छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, राइट। तो समाज में जितने भी व्यक्ति हैं समान नहीं है, और जब स्वतंत्रता मिलती है सभी को लेके चलना पड़ता है, इसीलिए इनकी आलोचना होती है। अब जब आलोचना हुई तो जो शास्त्रीय उदारवादी थिंकर आ रहे थे उन्होंने देखा, और शास्त्रीय उदारवादी थिंकर आ रहे थे, उनकी आलोचना की, और कुछ थिंकर इनकी विचारधाराओं से प्रभावित थे, और वो आगे जाके एक
मॉडर्न अर्थात आधुनिक उदारवाद की बात करते हैं। आधुनिक उदारवाद में उन्होंने कहा कि आपने ये स्वतंत्रताएं दी हैं, शास्त्रीयवाद वाली क्लासिकल लिबरलिज्म से कहा कि भाई आपने स्वतंत्रताएं दी हैं, अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें उन व्यक्तियों को भी तो स्वतंत्रता दीजिए जो समाज में समान नहीं है। तो आप वेलफेयर भी तो कीजिए थोड़ा बहुत। जो पूंजीपति पैसा कमाए जा रहे हैं उन पे थोड़ा टैक्सेशन लगाइए, जो समाज में समान नहीं है उनको थोड़ा भलाई कीजिए, कल्याणकारी बनिए। तो उनके बारे में ये लोग बात करते हैं। यह शास्त्रीय उदारवाद पूंजीपति का ही कारण है। तब शास्त्रीय उदारवाद के विरोध में आता है समाजवाद, है ना। एक चीज याद रखिएगा, विचारधाराएं सब हम लोग, इसलिए हम लोग सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समाजवाद, फिर समाजवाद के बाद पढ़ेंगे मार्क्सवाद। ओके, तो इन्होंने कहा ये पूंजीपतियों का उदय का कारण है, और जो व्यक्ति की समानता में विश्वास नहीं करते हैं, जो डिसेबल हैं प्राकृतिक रूप से, उनकी समानता में बात नहीं करते हैं। तब आते हैं आधुनिक या सकारात्मक, मान लीजिएगा, है ना, पॉजिटिव, है ना। इनको अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे कल्याणकारी, सकारात्मक उदारवाद, और जो शास्त्रीय हैं उनको नकारात्मक बोलते हैं। संशोधनात्मक, नैनी स्टेट भी कहा जाता है, सामाजिक उदारवाद भी कहा जाता है, आधुनिक उदारवाद भी कहा जाता है। ओके, नैनी स्टेट क्या होता है इसे समझ लीजिएगा थोड़ा। नैनी स्टेट क्या होता है, बच्चे का जीवन से लेके मरण तक एक माँ के समान उसको रखता है राज। ओके, याद रखिए। तो आधुनिक उदारवाद एक ही संकल्पना के नाम है ये सब। ओके, एक ही विचारधारा। इसमें शास्त्रीय उदारवाद में संशोधन प्रस्तुत किया गया। अब एक चीज याद रखिएगा, शास्त्रीय उदारवाद विचारधारा है, लेकिन इससे हटकर सकारात्मक, ये नकारात्मक ही बोला जाता है, नेगेटिव। इसे हम लोग पॉजिटिव लिबरलिज्म भी कह सकते हैं। ये पॉजिटिव है, इसमें थोड़े बहुत संशोधन किए गए। मतलब किसमें संशोधन किए गए, शास्त्रीय उदारवाद में संशोधन किए गए हैं। जो क्लासिकल लिबरलिज्म है उसमें संशोधन करके जो सकारात्मक उदारवाद आया वो है। सकारात्मक उदारवाद क्या है या संशोधनात्मक उदारवाद क्या है, वो उदारवाद है जिसमें शास्त्रीय उदारवाद में संशोधन करके, एक थोड़े बहुत संशोधन करके विचारधारा बना दी गई, वो आपकी पॉजिटिव लिबरलिज्म है। ओके, कोई अलग विचारधारा नहीं है, ये शास्त्रीय उदारवाद में संशोधन है। तो सेबाइन के अनुसार शास्त्रीय उदारवाद विचारधारा का संशोधन J.S. मिल, स्पेंसर, T.H. ग्रीन ने किया है। अब हम लोगों ने J.S. मिल को पढ़ा था, आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो भी स्टूडेंटों का छूट गया होगा तो उन्होंने पढ़ा होगा। J.S. मिल भी नेगेटिव लिबर्टी से बात करते हैं, लेकिन उन्होंने जैसे ही पुल का एग्जाम्पल दिया और उन्होंने कहा था कि भाई व्यक्ति पुल पर जा रहा है, ये उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन पुल टूटा है, राज्य को पता है, तो राज्य एक पॉजिटिव रोल निभाएगा, जिसमें क्या होगा, राज्य व्यक्ति को रोक सकेगा कि आप पुल पर नहीं आएंगे क्योंकि पुल टूटा है। तो यहाँ राज्य क्या कर रहा, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर थोड़ा रोका, व्यक्ति के अंदर थोड़ा हस्तक्षेप किया कि आप यहाँ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि पुल टूटा हुआ है और आप गिर सकते हैं, मर भी सकते हैं, है ना। और जो नेगेटिव राज्य था, नेगेटिव लिबरलिज्म था, शास्त्रीय उदारवाद, व्यक्ति जा रहा है, जाने दीजिए, वो कहते हैं, है ना, वो कहते हैं जाने दीजिए, उसकी स्वतंत्रता है, उसे मरना है मरने दीजिए, हमें कोई मतलब ही नहीं है, ये बात कहते हैं। ठीक है, सकारात्मक उदारवाद उसे रोकता है, उसकी भलाई जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। तो शास्त्रीय उदारवाद क्या जानता है, सॉरी, सकारात्मक उदारवाद क्या जानता है कि व्यक्ति की भलाई या व्यक्ति की अच्छाई किसमें है, कि इस पुल पर ना जाए क्योंकि पुल टूटा हुआ है। ओके, याद रखिए। सर J.S. मिल नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गए हैं। यस, साक्षी, कभी भी अगर J.S. मिल को पूछा जाए तो वो नेगेटिव लिबर्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, याद रखिए। लेकिन वो पॉजिटिव लिबर्टी में पहुंच जाते हैं, वो भूल जाते हैं, अपना रास्ता भटक जाते हैं, विचार देते देते रास्ता भटक जाते हैं। जैसे कभी कभी हम पढ़ाते पढ़ाते कहीं और दुनिया में खो जाते हैं, जैसे अभी बीच में आपको मोटिवेट भी करने लगे थे, ठीक है, चलिए। ओके, अब आते हैं स्पेंसर। शास्त्रीय उदारवादी विचारधारा का संशोधन करते हुए उन्होंने कहा है कि दुर्व्यक्तिवाद हो गए हैं। इन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि अपंग व्यक्ति को मानने में ही समाज की भलाई है। देखिए,
स्पेंसर भी एक नेगेटिव लिबर्टी से बिलोंग करते हैं। ओके, याद रखिएगा। इन्होंने क्या कहा था कि जो व्यक्ति बूढ़े हैं, खराब हैं, जिनका समाज में कोई काम नहीं, उन्हें मार दीजिएगा, खत्म कीजिएगा, कोई मतलब नहीं उनका, है ना। लेकिन इन्होंने अभी थोड़ा बहुत संशोधन किया था। मिल ग्रीन ने शास्त्रीय उदारवाद को कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया था। सकारात्मक राज्य अर्थात वेलफेयर स्टेट में परिवर्तित किया था कि मिलने सकारात्मक राज्य में आ गए। तो अब मिलने लोगों के बारे में क्या वेलफेयर किया कि आप इस पे नहीं आए क्योंकि ये आपके लिए कठिनाई। जैसे कभी कभी सरकार हमारे लिए वेलफेयर क्या करती है, जैसे कहीं रास्ता डाइवर्ट हुआ हुआ तो सरकार पेपर में इश्तिहार देंगी कि भाई यहाँ से रास्ता डाइवर्ट किया गया है, आप यहाँ नहीं जा सकते हैं। क्यों किया? क्योंकि आपकी भलाई चाहती है गवर्नमेंट, आप जाएंगे वहाँ भूल जाएंगे। आप अगर जल्दी में जा रहे हो तो आपको देर हो जाएगी, है ना। ठीक है, ये चीज याद रखिए। तो जेएस मिल द्वारा किए गए संशोधन क्या क्या है उनको भी आप पढ़ेंगे यहाँ। जैसे कि जेएस मिल पहले उदारवादी विचारक थे जिन्होंने व्यक्ति एवं राज्य के मध्य समाज नामक तीसरे महत्व को दिया था। जेएस मिल एक पहले ऐसे उदारवादी चिंतक हैं जिन्होंने समाज, सोसाइटी का नाम का सोसाइटी शब्द दिया था कि सोसाइटी क्या है। ओके, जेएस मिल सर्वप्रथम कल्याणकारी राज्य का आधार रखते हैं, वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, है ना। उन्होंने राज्य की आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप को आवश्यक माना कि राज्य आर्थिक विधियों में या आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करेगा, इंटरवेंशन करेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सकारात्मक राज्य क्या होगा, थोड़ा बहुत इंटरवेंशन करेगा। किसमें करेगा? आर्थिक गतिविधियों में। क्यों करेगा? क्योंकि जो विषमता है लोगों के बीच, जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं उनसे बस पैसा कमाते ही जा रहे हैं, उनसे कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं ले रहे हैं, तो उनसे टैक्स लेंगे और टैक्स लेके उनमें लगाएंगे जो समाज में असमान है, ओके, जिनके बीच विषमता है, उस खाई को पाटने का काम करेंगे जो अमीर और गरीबों के बीच में है। ओके, जेएस मिल की प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। जेएस मिल स्वतंत्रता को सामाजिक वस्तु कहते हैं, है ना। जेएस मिल के ने कहा है कि राज्य के द्वारा लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। राज्य का कार्य केवल चौकीदारी या विधि एवं व्यवस्था बनाए रखना नहीं होता। राज्य स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान करेगा। जैसे आपको आज हेल्थ फैसिलिटी जो दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा, फ्री दी जाती है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के लिए शिक्षा फ्री दी जाती है। तो ये स्टेट वेलफेयर करता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉस्की द्वारा उदारवाद में संशोधन क्या किया गया? लॉस्की ने भी शास्त्रीय उदारवाद में संशोधन किया कि राजनीतिक रूप एवं सामाजिक रूप से आर्थिक रूप को मिलाने का प्रयास किया है। कल्याणकारी उदारवाद अर्थात कल्याणकारी बनाने की सबने यहाँ बात करते हैं, क्योंकि शास्त्रीय उदारवाद का देख लेते हैं कि वहाँ जनता के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो लॉस्की व्यक्ति के आर्थिक अधिकारों पर बल देते हैं। कल की चाहतों से व्यक्ति को स्वतंत्रता की बात करते हैं। ओके, लॉस्की। चलिए, अब हम लोग ये देख लीजिएगा सकारात्मक उदारवाद आर्थिक आधार क्या है, इसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ओके, तभी ये चीजें आपको क्लियर होंगी। तो अल्फ्रेड मार्शल ने द फ्यूचर ऑफ वर्किंग क्लास नामक पुस्तक में उन्होंने कहा है कि सकारात्मक उदारवाद के आर्थिक आधार का निर्माण जॉन मीनार्ड कीन्स एवं गेल ग्रॉथ। अब हमने आपको, अगर सुबह की आप लोगों ने क्लास देखी होगी, सुबह 7 बजे हम लोगों ने उसमें राज्य के जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस था उसमें पढ़ा था हमने, राइट। उसमें क्या था, जॉन मीनार्ड कीन्स एक अमेरिकी थिंकर थे, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। 91 में जो आर्थिक संकट आया था, पता वो क्यों आया था? क्योंकि वहां उदारवाद था। व्यक्ति, सभी लोग, सब राज्य स्वतंत्र थे, राज्य किसी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं कर रहा। लेकिन जॉन मीनार्ड कीन्स ने कहा था ये आर्थिक संकट इसलिए आया क्योंकि राज्य इंटरवेंशन नहीं कर रहा है, बाजार पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं कर रहा, व्यक्ति अपने मन से चल रहे हैं। कभी वस्तुएं बहुत हाई हो रही हैं, कभी एकदम लो हो रही हैं। 100 रुपए की चीज 10 में, 10 रुपए की चीज 100 में, इतना अंतर हो रहा है। तो उसपे अंतर मतलब किसी भी चीज का नियंत्रण नहीं था। तो जॉन मीनार्ड कीन्स ने कहा कि भाई चीजों पर नियंत्रण राज्य को करना पड़ेगा। अगर राज्य नियंत्रण नहीं करेगा तो क्या होगा, बाजार अस्त व्यस्त रहेगा और हो सकता है जैसे कोई चीज 100 रुपए की है, लोगों ने उसे स्टॉक किया, खरीदा और कल पता चला वो 10 रुपए की हो गई,
तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे पता नहीं चलेगा कौन गरीब हो गया कौन अमीर हो गया। तो एक समय ऐसा आ गया था 1990-91 में, भारत भी दिवालिया हो गया, आर्थिक संकट अमेरिका में भी आया था। तब जॉन मेनार्ड किन्स ने कहा था कि हम लोगों को थोड़ा बहुत इंटरवेंशन करना पड़ेगा, राज्य को बाजार व्यवस्था में इंटरवेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि बाजार में थोड़ा बहुत आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा जिससे कि व्यक्ति अपनी मनमानी ना कर सके। ओके, तब उन्होंने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के बारे में बात करते हैं। कहा कि राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के द्वारा अर्थव्यवस्था को मंदी का शिकार होने से बचाया जा सकता है। तो क्या होता है, जब राज्य पर किसी का बाजार पर जब किसी का नियंत्रण नहीं होता है तो मंदी आती है जाती है ना। तो इन्होंने राज्य एवं बाजार के मध्य संबंधों को परिवर्तित किया। इन्होंने राज्य के द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप एवं आर्थिक व्यवस्था को समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना कि राज्य अब थोड़ा बहुत इंटरवेंशन करेगा, लोगों को लिमिट में रखेगा। क्या चीजें एकदम हाई नहीं होंगी, न चीजें एकदम कम होंगी। आज के टाइम में क्या है, देखिए टमाटर पे थोड़ा लगाम लगाई सरकार कि भाई कहीं से भी लाए गवर्नमेंट, वो 80 रुपए किलो आपको देगी कुछ समय के लिए, जिससे कि लिमिट रहे बाजार में। नहीं पता चले कि किसी किसान का खेत है, उसने भाई वो टमाटर बेच रहा है 500 रुपए किलो, तो उससे क्या होगा, लोग खरीद ही नहीं पाएंगे, है ना। ओके, आ गया समझ में, चलो क्लियर। अब इन चीजों को देख के ये सकारात्मक स्टेट आपको समझ में आया। टीएच ग्रीन द्वारा भी संशोधन किया गया। इन्होंने उदारवाद और नैतिकता दोनों को जोड़ दिया था। तो एलटी हब हाउस सकारात्मक उदारवाद के प्रबल समर्थक हैं। इनकी पुस्तक है लिबरलिज्म। सेबाइन ने कहा है कि टीएच ग्रीन ने उदारवाद का सबसे सफल संशोधन किया है। उसने क्या किया है कि परंपरागत उदारवाद में विद्यमान राज्य एवं कल्याणकारी राज्य का व्यवहारिक प्रयोग व्यक्ति के मध्य विरोधाभासों को दूर कर दिया। कैसे किया कि व्यक्ति मूलतः सामाजिक प्राणी है, तो उदारवाद में सामान्य हित का सामान्य भलाई की संकल्पना को महत्वपूर्ण बना दिया कि जब व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, एक विवेकशील है, तो उन्होंने क्या किया, टीएच ग्रीन ने थोड़ी नैतिकता जोड़ दी उसमें शास्त्रीय उदारवाद में कि आप विवेकपूर्ण है तो आप सामान्य हित के बारे में सोचिए। पता चला आप पैसे पैसे करेंगे तो फिर सामान्य हित कहाँ हुआ, वो तो आप अपना हित कर रहे हैं, है ना। ओके, तो टीएच ग्रीन उदारवाद को मध्यम वर्ग के दर्शन तथा विचारधारा के बजाय पूरे समाज की विचारधारा के रूप में बदल देते हैं। राज्यों को एक आवश्यक बुराई माना है। राज्य व्यक्ति के नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। इन्होंने भी राज्य को एक आवश्यक एक आवश्यक अच्छा ही माना है। अब नेगेटिव लिबरलिज्म क्या मानते हैं, इविल नेसेसरी। ओके, मतलब आवश्यक बुराई मानते हैं। पूजा इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ओके, क्लास के एंड में। तो राज्य ने एक आवश्यक बुराई माना है। ओके, राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। किसने माना है, शास्त्रीय उदारवाद में। अब इन्होंने क्या माना है, राज्यों को एक आवश्यक अच्छाई। आवश्यक अच्छाई क्यों माना है, क्योंकि जो विषमता हुई है लोगों के अंदर, तो राज्य अब हस्तक्षेप करेगा और लोगों को समानता लाएगा, समानता देगा। क्या देगा कि जो लोग प्राकृतिक रूप में समान नहीं है, प्राकृतिक रूप से समान नहीं है, उनको थोड़ी बहुत समानता देंगे, है ना, उन्हें अच्छाई प्रदान करेंगे। ओके, इसलिए राज्य आवश्यक है, ये कहते हैं, और आवश्यक है और अच्छा भी है। क्यों अच्छा है, क्योंकि जो सामाजिक रूप से या प्राकृतिक रूप से असमान व्यक्ति हैं, उनको क्या करेगा, टैक्सेशन के द्वारा थोड़ी कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करेगा, शिक्षा करेगा और धन प्रदान करेगा, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करेगा, भोजन, हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा, स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करेगा, ये सारी चीजें देगा। ओके, तो ग्रीन ने आदर्शवाद को सभ्य व उदारवाद को सामाजिक बनाया। ये किसने कहा, वेपर ने। ग्रीन के अलावा कल्याणकारी राज्य के अन्य सिद्धांतकार हैं हॉब्स, लॉस्की। तो ये सारे थिंकर आप लोग याद रखिएगा। यस करिश्मा।
अब यहाँ से आपको क्या याद करना है, एक चीज याद रखिएगा, नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी में आपको थिंकर याद करनी है, बुक याद करनी है, और कौन कौन सी टर्म ये लोग यूज करते हैं वो याद करनी है। ओके, कल्याणकारी राज्य का व्यवहारिक उपयोग कहाँ हुआ ये भी देख लीजिएगा, ये किस किसने कहा, है ना। अमेरिकी रूजवेल्ट इंडिया में कहाँ हुआ, ये पढ़िएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। न्यू डील, ये पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएंगे। बेवरेज रिपोर्ट, कल्याणकारी आधार। अब हम लोग चलते हैं कल्याणकारी राज्य एवं लोकतंत्र संबंध, इसे भी पढ़िएगा। अब समकालीन उदारवादी उदारवादी समकालीन सकारात्मक उदारवादी विचारक, जॉन रॉल्स के बारे में, और डॉर्किन ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का प्रभावी समर्थन किया था। ओके, तो ये चीजें अब हम लोग कल करेंगे क्योंकि समय हो चुका है काफी। तो अब जो भी आपके डाउट हो तो वो बताइएगा, यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ओके, काफी है उसमें, 9 उदारवाद क्या है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ हम अगर स्पीड से करा देंगे तो जो स्टूडेंट न्यू है उनको समझ में नहीं आएगा, है ना, तो इसलिए हम कल करें। सर इंडिया में कहाँ हुआ, साक्षी हुआ तो है इंडिया में। आपको स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, वही तो वेलफेयर है। शिक्षा आपको 4 से 16 वर्ष की उम्र में फ्री दी जाती है, वही तो कल्याणकारी है। आपको राशन की दुकान से राशन दिया जाता है, वही तो वेलफेयर है ना। चलिए, पूजा आपका डाउट क्या था? मोस्ट वेलकम गुड्डू, बकाया हम लोग कल करेंगे। सर समझ तो सब आ जाता है पर बाद में सब कुछ मिक्स हो जाता है। मिक्स हो जाता है तभी तो एग्जाम क्वालिफाइड होगा। चीजें पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, ठीक है। अब हम जब प्रैक्टिस सेट लगवाते हैं तो आप लोग ज्वाइन नहीं करते, जो स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं उनको सब कुछ समझ में आता है, और उनका धीरे धीरे जो मिक्स होता है वो भी खत्म हो रहा है ना। तो देखिए, एग्जाम से डरना नहीं है हम लोगों को, जो प्रैक्टिस कराते हैं वो करिएगा, ठीक है। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास में होते तब हम वहां डांटते, है ना। यहाँ डांटने से क्या है, हमको चेहरे तो किसी के दिख नहीं रहे हैं। चलिए, अच्छा सबका अभी तक यही हाल है करिश्मा? चलिए, जो भी न्यू स्टूडेंट है, हाँ पूजा आपका डाउट बताइए क्या था? पूजा, सर मेरा आज की क्लास समझ नहीं आई। पूजा एक चीज मैं बताऊं, जब तक आप सेकेंड यूनिट नहीं पढ़ेंगे, है ना, तब तक आपको चीजें नहीं आएगी समझ में। इसीलिए मैं कहता हूं कभी भी मिस ना करें। ओके, चलिए, जो भी न्यू स्टूडेंट है याद रखें। पूजा, अच्छा कोई भी डाउट हो तो ये है नंबर, तो इस पे आप मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, नहीं तो आप वहां भी कर सकते हैं, ठीक है, डाउट सेशन में भी पूछ सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग कल फिर इसी समय, और सुबह 9 बजे मिलेंगे हम लोग। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। अब किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट? अच्छा, नाम बदल जाता है, कोई बात नहीं। बस देखिए, ईमानदारी अपने आप से रखिएगा, ठीक है। ईमानदारी को प्रूव नहीं करना है, ना आपको ये दिखाना है कि सर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये कुछ प्रूव नहीं करना है। प्रूफ सिर्फ आपके पास वही होगा, आपका रिजल्ट। जब रिजल्ट होता है तब आपको प्रूफ मिलता है। जैसे क्लास में कई स्टूडेंट हैं, उन्होंने ईमानदारी की थी पिछली बार, तो उनको अपना कहीं ना कहीं रिजल्ट में ग्रोथ मिला है ना। जैसे कोमल है, कोमल ने ईमानदारी की है अपने साथ, आज 40 से उनका 80 बना, तो अगली बार इतना पता है कि कोमल का हो सकता है ना। बस लगे रहें आप लोग, सभी का होगा, ईमानदारी अपने आप से रखिए। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, मिलते हैं हम लोग कल फिर सुबह 9 बजे। थैंक यू।